हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी की तरफ। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ हिप्नोथेरेपी को जब पढ़ाया जाता है तो उसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत शॉर्ट कर दी जाती है। हिप्नोसिस बुनियादी तौर पे पहले उन दो अलूम में शामिल है, या दो अलूम जो शुरू में इंसान इससे स्टार्ट हुई है, एक मिसमरिज्म और एक हिप्नोसिस। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, उस वक्त इसको नाम हिप्नोसिस नहीं दिया जाता था। हमारे पास जो ह्यूमन हिस्ट्री रिकॉर्डेड है वो कोई 5000 साल पुरानी है, जिसमें सारी तहजीबें शामिल है। उसमें जो फर्स्ट टाइम जो एक फिलॉसफी या थिंकिंग डेवलप हुई, जिसको एनिज्म कहते हैं। एनिज्म बुनियादी तौर पे आप उसको उर्दू में तर्जमा करेंगे रूहियत, रूहानियत नहीं रूहियत। एनिज्म का ये बिलीफ था कि इंसान के अलावा कोई ऐसी पावर भी पाई जाती है कि जो इस पूरी कायनात को कंट्रोल करती है, और उसके हाथ में जो है वो कोई खतरनाक सी है, और उसके वो इंसान को तबाह कर सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है। इस इंसान ने ये जब सोचना शुरू किया तो उसने फिर कहा कि जब बंदे मर जाते थे, वो रात को ख्वाब में आते थे, तो फिर उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये जो मर जाते हैं, ये हमारे ख्वाब में आते हैं, तो उसका मतलब है उनकी बॉडी खत्म हो चुकी है, लेकिन वो मौजूद होते हैं हमारे इर्द गिर्द। तो यहाँ से एक रॉ किस्म का कंसेप्ट डेवलप हुआ, जिसको आजकल अप्रूव करते हैं वगैरह। ये चीज डेवलप होती गई। इसी डेवलपमेंट में इन इंसानों ने ये सोचा कि ये जो एक ताकत है, सुपर पावर भी है, ये तो हमें बहुत नुकसान देती है। तूफान आते हैं, बिजली गिरती है, लोग मर जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है, तो क्या करें। तो इसको खुश करने के लिए फिर उन्होंने कुछ मेथड इस्तेमाल करना शुरू किए, जो आजकल की दुनिया में इबादत कहलाती है। रूहियत जब अपना सफर तय करते करते उन तहजीबों तक पहुंची जिसमें इंडो पाक है, जिसमें मिस्र है, जिसमें यूनान है, चाइना है, बेशुमार है, लेकिन हम इसको मिस्र और यूनान और इंडिया तक रखेंगे। तो ये जब यहाँ तक पहुंची तो उस वक्त तक तकसीम हो चुकी थी कुछ देवता और देवियों की और इंसानों की, और इंसानों का ताल्लुक वास्ता उन देवता और देवियों का। मसलन जैसे यूनान में ज़्यूस जो देवता था, वो हेड ऑफ द देवता और देवीज हैं, वो बहुत पावरफुल है। उसके नीचे फिर और बहुत से देवता और देवियां मौजूद है। जैसे रोज का नाम फ्राइड ने इस्तेमाल किया था, रोज एक देवी है बेसिकली यूनान की, जो सेक्स की इलाम विष्णु की, शिव की, और जो तीसरा ब्रह्मा के ब्रह्मा उज्ज्वला भी, और तीनों इनकी डिवीजन हो चुकी थी, और उनके साथ उनकी देवियां भी थी वगैरह वगैरह। यहाँ से कुछ लोग अलग हुए उन्हीं लोगों में से, और उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ करना शुरू की इन देवता देवियों को खुश करने की। इन्होंने बकायदा फिर क्या किया, इन्होंने उसके साथ लो लगाना, ध्यान, ध्यान का ध्यान है तो ज्ञान है वगैरह वगैरह, बैठ और मेडिटेशन की खास शक्ल डेवलप होना शुरू। तो यहाँ से कुछ जो हिडन पावर होती हैं लाशों की, जिनको पैरासाइकोलॉजी से रिलेट किया जाता है, मैं ज़रा मैं पैरासाइकोलॉजी से बहस नहीं करूंगा, वो विदा होना शुरू हुई। और उसकी नतीजे में इन लोगों के पास इनका ये ख्याल डेवलप हुआ कि ये देवता और देवियां खुश होकर हमें पावर्स देते हैं। उन पावर्स में दो पावर्स पहले सामने आई, एक मिसमरिज्म, एक हिप्नोसिस। हिप्नोसिस के लिए उन्होंने बाकायदा वहां पे टेम्पल्स बनाना शुरू किया, जिनको तारीख में कहा जाता है होली टेम्पल्स या स्लीप टेम्पल्स। होता ये था कि कोई बंदा बीमार हो गया, किसी को परेशानी है, किसी को दुख है, वो उस टेम्पल में आता था, ये पुरोहित, ये पंडित उसके सर पे हाथ रखते थे, कुछ खास किस्म के फिक्रे बोलते थे, वो बंदा ज़नूदगी में चला जाता था और वो रिलैक्स हो जाता था। ये उन्होंने कहा कि ये बेसिकली देवता की पावर है जो उसने हमें दी है, और उसको हम इस्तेमाल करके आपको फायदा देते हैं। ये वैसे नुकसान के लिए भी उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन फायदे के लिए हम जाएंगे। ये इस तरह होता रहा, यहाँ तक बात पहुंच गई कि जी ये देवता देवियां बाज दफा नीचे आके खुद उस पुरोहित के जरिए इंसान को शफा देते हैं वगैरह। ये इनका खेल चलता रहा, ये चलता रहा। इसकी बहुत खूबसूरत मिसाल कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का जो एक मुकाबला है, वो मिसमरिज्म के एक्सपर्ट थे सारे जादूगर। तो ये कहानी चलती गई। हिप्नोसिस जो है वो बेसिकली देवता देवियों के साथ मुंसलिक हो गया, मिसमरिज्म देवता देवतियों के साथ मुंसलिक होता गया। ये कहानी चलते 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 जनाब ईसा इब्ने मरियम तक जा पहुंची। जब हज़रत ईसा इब्ने मरियम पैदा हुए, उस शख्स का तो पैगाम बड़ा क्लियर कट था कि मैं तो सिर्फ कहता हूँ कौन, और आगे से बोलता हूँ बिज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, कि
अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाओ, अल्लाह के हुक्म से कोड़ खत्म हो जाए, अल्लाह के हुक्म से बेनाई वगैरह वगैरह। क्रिश्चियनिटी ने इसको बाद में मिथ देना शुरू किया, डेप्थ देना शुरू की, और बाइबल में बहुत से कंसेप्ट निकाले जिसमें एक लफ्ज़ स्पिरिट भी मौजूद है, और उसको फिर इंसान के अंदर एक पावर करार दिया अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन का, कि ये स्पिरिट जो होती है इसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह के साथ रिश्ता कायम करना है। उनके यहाँ जो रूह है उसका मतलब भी कुछ और है और स्पिरिट का मतलब कुछ और है। एनीवे ये चलता गया, फिर ये बात जब पहुंची 17वीं सदी तक, ये मैं बड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ आपको। 17वीं सदी तक जब हम पहुंचे तो डॉक्टर मिसमर जो है उसका एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि नहीं, इंसान के अंदर एक ऐसी मकनतीसी ताकत होती है जो एनिमल्स में भी होती है, जानवरों में भी होती है, तो ये मिलती जुलती है, तो इस मकनतीसी ताकत के बिगड़ने की वजह से इंसान बीमार हो जाता है। तो उस मकनतीसी ताकत को अगर उसको बैलेंस कर दिया जाए तो उसने बाकायदा फिर इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। ये हिप्नोसिस की पहली वो तशरीह है जिसमें ये नहीं कहा गया कि ये कोई देवता या देवी या कोई खुदा है जो पावर देता है और उसके बंदा ठीक होता है, बल्कि कहा गया कि जो बंदा बीमार होता है उसकी अपने अंदर एक तवानाई जो होती है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, और जो बंदा ठीक करने वाला होता है वो अपनी कंसंट्रेशन से अपने खास तरीकेकार से एनर्जी को ठीक कर देता है तो बंदा ठीक हो जाता है। इसी पे एक नया स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हो गया जिसको मकनतीसियत कहा गया, और उसमें फिर बहुत लंबे लंबे तजर्बे किए गए। लोगों को लिटा के उनके जिस्म पे मकनतीस रख दिए जाते थे, ये यहाँ तक पहुंचे कि लोगों को नंगा करके उनको लिटा के उनको मकनतीस रखते थे। मकनतीसियत एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हो गया। ये बात आगे तक आई है तो जेम्स ब्रांड वो पहला शख्स है, इसका नाम पूरा क्या है मुझे याद नहीं है, जिसने फर्स्ट टाइम कहा कि नहीं ये सारी बकवास है, ऐसी कोई चीज नहीं होती, ना देवता देवी मौजूद है कोई ताकत देने के लिए, ना कोई खुदा है जो ये ताकत आपको देता है, ना कोई मकनतीसी पावर होती है जिसमें, बल्कि ये तो बेसिकली एक न्यूरोटिक किस्म की स्लीप होती है, एक ऐसी नींद जो आसाब पे तारी कर दी जाती है। यहाँ से हिप्नोसिस हिप्नोथेरेपी में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। तो जब हम हिप्नोसिस की डिफिनेशन करते हैं यूनानी लफ्ज़ से बेसिकली वहां से ड्राइव किया गया है, इसका मतलब होता है लुक लाइक अ स्लीप या रिजेंबलिंग टू स्लीप, यानी जैसे कोई बंदा सो जाए बिल्कुल ऐसा लगता है, या उसके साथ मुशाबियत कायम हो जाती है जैसे बंदा सो रहा हो, इसकी डिफिनेशन है। तो डॉक्टर जेम्स ब्रांड जो था या ब्रांड जो बला भी था, उसने ये कहा कि नहीं ये सारी ड्रामाबाजी है, बाकी ये देवता देवियां और ये मकनतीसियत और ये तो एक नर्व जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट किया जाता है, और उसके बाद एक आप जैसे सो जाते हैं। नेरोटिक हिप्नोटिक ये लफ्ज उसने यूज किए, तो नेरोटिक किस्म की स्लीप है, यहाँ से हिप्नोथेरेपी का आगाज होता है, जहाँ पे इसको बाकायदा तौर पे इंसान के नर्व्स के साथ या उसके नर्वस सिस्टम के साथ या उसके ब्रेन के साथ अटैच कर दिया गया। ये कहानी आगे बढ़ी, आपको पता है फ्राइड से पहले शार्को मौजूद था, शार्को के साथ साथ जोसेफ था, वो भी एक हिप्नोथेरेपिस्ट था, खुद फ्राइड ने भी इसको कुछ ऐसा प्रैक्टिस किया। ये बात इन लोगों तक जब पहुंची तो हिप्नोथेरेपी ने बाकायदा एक इंडिपेंडेंट साइंस की हैसियत से जन्म तो नहीं लेकिन एक जन्म तो ले चुका हिप्नोथेरेपी एक इंडिपेंडेंट साइंस की हैसियत से इसमें डेवलपमेंट होनी शुरू। अगर जो फ्राइड ने बाद में इसको छोड़ दिया, उसने अपना नया स्कूल ऑफ थॉट डेवलप कर लिया, लेकिन आखिरी एज में फ्राइड फिर वापस आया हिप्नोथेरेपी की तरफ, लेकिन उस वक्त तक उसकी जिंदगी ने उसे मोहलत नहीं दी। तो ये है हिप्नोथेरेपी की हिस्ट्री मुख्तसर सी। अब हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी में फर्क क्या है? बेसिकली हिप्नोसिस कहते हैं किसी भी शख्स को अपनी सजेशंस के जरिए और अपनी कंसंट्रेशन के जरिए उसके ऊपर नींद तारी कर देना, ये हिप्नोसिस है। और ये नींद बेसिकली नेचुरल नींद नहीं होती, बल्कि ये बुनियादी तौर पे आपकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको किसी एक पॉइंट पे एब्जॉर्ब करवा के उसी पे वो कंसंट्रेशन रह जाती है, यानी जो बोल रहा होता है सारी कंसंट्रेशन सब उसी पे होती है, बाकी दुनिया से टोटली बेखबर हो जाते हैं। चाहे डीप ट्रांस में जब होता है तो चाहे ढोल बजाओ चाहे जो मर्जी है करो, बंदा नहीं सुन सकेगा। तो हाई लेवल की कंसंट्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस ऑफ माइंड ऑन द वॉइस ऑफ थेरेपिस्ट is a हिप्नोथेरेपी बुनियादी तो कहते हैं हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी बुनियादी तौर पे स्टार्ट में शुरू में जो शार्को था उसने इसको मेडिकल तरफ इस्तेमाल किया, हिस्टीरिया के केसेस तो बाद में आए। इसी तरीके से जो फ्रांस था बेसिकली, तो वो बुनियादी तौर पे उसने भी इसको शुरू में मेडिकल सेंस में इस्तेमाल करना शुरू किया। ये सारे लोग उस वक्त तक खैर मेडिकल की दुनिया में और साइकोलॉजी में इतना ज्यादा तफरीक नहीं किया कि साइकोलॉजी जो है वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की हैसियत ले रही थी,
लेकिन उसके बावजूद तफरीक नहीं ज्यादा। ये हिप्नोथेरेपी मतलब करते कि इसका जो कैनवस है वो बहुत वसी हो चुका है। आज जब मैं लफ्ज हिप्नोथेरेपी यूज करता हूँ तो ये बेसिकली डिफरेंट फील्ड्स में यूज होती है। हिप्नोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स विद टर्म्स एंड कंडीशन। ये लफ्ज याद रखिए, मैंने लफ्ज यूज किया विद टर्म्स एंड कंडीशंस। हिप्नोथेरेपी हर डिसऑर्डर में डायरेक्ट फुट नोट लिखा था कि ये थेरेपी सब थेरेपियों की निस्बत सबसे ज्यादा केयर मांगती है। और फिर उसके बाद हमें ये बताया गया कि इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हिप्नोथेरेपी बिल्कुल यूज ही नहीं हो सकती, कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हम इस हिप्नोथेरेपी को डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, उससे पहले हमें कुछ और काम भी करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। यहाँ तो पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यहाँ हिप्नोथेरेपिस्ट भी बड़े काबिल हैं, जो आता है उसको लंबा कर लेते हैं। तो ये किस्म का काम होता है। ये अगर आप कहीं वेस्ट में और यूके में और उधर फ्रांस में जहाँ पीएचडी करवा जाता है, ये कैनवस वसी हुआ। हैबिट्स, वेट लूज, दायरे में आना शुरू हुआ। इतना ज़रा पाया तो म्यूजिक जो है उसमें हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। म्यूजिक जो लोग धुनें बनाते हैं या ये जो इस किस्म के काम करते हैं, वो जो बैकग्राउंड पे म्यूजिक क्या करते हैं, जो धुनें बनाते हैं और जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं धुनों का और किसी गाने के लिए वगैरह वगैरह। इसी तरीके से ये हिप्नोथेरेपी खेलों में आई। खिलाड़ियों की कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए यूं यहाँ जो भी किया जाता है उसमें इस्तेमाल होना शुरू हुई। यही हिप्नोथेरेपी इन अ शेप ऑफ हिप्नोसिस एजेंसियों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। और आपको दिलचस्प बात बताऊं, रशिया और अमेरिका की जो सर्द जंग थी, तो फर्स्ट टाइम रशिया ने बुनियादी तौर पे अपने जो उसकी केजीबी के एजेंट हैं उनको हिप्नोटाइज करते थे और उनको अमेरिका भिजवाते थे और साथ सजेशन पास करते थे कि जब पकड़े जाएंगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे वगैरह वगैरह। अब ये अमेरिका में बहुत ज्यादा गड़बड़ होना शुरू हो गई कि वो जो उनके जासूस होते थे रशिया के, अगर पकड़े जाते थे तो उनको याद ही नहीं होता था। यहाँ से अमेरिका वालों ने सर्च की तो फिर हिप्नोथेरेपी बुनियादी तौर पे एजेंसी वालों ने उठाया उसको, और अब भी यूज होती है पूरी दुनिया में। हमारे अपने जो है वो इदारे वो करते हैं। तो अब तो हिप्नोथेरेपी का जो कैनवस है वो बहुत ज्यादा वसी हो चुका है। इसको बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट आवर कंसर्न हिप्नोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एडिक्शन, हैबिट्स, इसके लिए बुनियादी तौर पे हिप्नोसिस के बारे में ये दावा किया जाता है कि इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये बहुत टोटली गलत और रॉन्ग है। यानी कि इन लोगों को ना फिर हिप्नोथेरेपी का पता है और ना साइकोलॉजी का पता है। ये माजरत के साथ यानी कि बड़े वाजे और क्लियर कट में इसके साइड इफेक्ट्स रिपोर्टेड है, तजुर्बों से साबित है। ये साइड इफेक्ट्स टेम्परेरी होते हैं, लेकिन होते हैं, और उसकी बहुत सी काजेज हैं। और ज्यादा इतना टाइम नहीं है इसका कि मैं सारी काजेज को करवाऊं, लेकिन होते हैं। इसमें चार बहुत नुमाया है। एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, डेजीनेस हो सकती है, ड्रोरीनेस हो सकती है। ये चार तो वो हैं जो कॉमन रिपोर्टेड है हमें। और ये जितने भी एक्सपर्ट हैं दुनिया में जो प्योर हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, प्योर हिप्नोथेरेपिस्ट का मतलब ये है कि वो हिप्नोथेरेपी में हाई लेवल की डिग्रीज है उनके पास और साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो ये तो रिपोर्टेड है हमारे। ये चार साइड इफेक्ट्स के मौजूद है। ये कितना टाइम लेंगे साइड इफेक्ट्स, ये डिपेंड करेगा आप कर क्या रहे हैं क्लाइंट के साथ। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी हैबिट को छुड़वा रहे हैं, एडिक्शन पे काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो डिपेंड करेगा आप। और इसके पीछे फिर और बहुत सी रीजन होती हैं कि ये क्यों साइड इफेक्ट्स आते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स भी हैं, यानी इसमें रिस्क भी मौजूद है। और वो रिस्क फैक्टर ये है कि वो डिसऑर्डर्स जिनमें अलूजन या डिलूजन या हेलुसिनेशन का इम्कान पहले से है या पहले से मौजूद है, उनमें हिप्नोथेरेपी इस्तेमाल करना बहुत बड़ा खतरा और रिस्क है। मसलन शिज़ोफ्रेनिया में हमें कहा जाता है कि हिप्नोथेरेपी यूज नहीं हो सकती, और कोई भी जो हिप्नोथेरेपिस्ट होगा और जो साइकोलॉजी को भी जानता होगा वो कभी रिस्क नहीं लेगा कि वो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट चाहे वो स्टेबल ही क्यों नहीं है, अनस्टेबल तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वो इस्तेमाल नहीं करेगा। साइकोसिस पे सीवियर किस्म का मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो तो हिप्नोथेरेपी यूज नहीं होती। इसी तरीके से वो पेन जो क्रॉनिक है, क्रॉनिक मीन्स कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के मोरे में कोई प्रॉब्लम आया हुआ है या डिस्क स्लिप कर चुकी है और आप हिप्नोथेरेपी यूज करेंगे तो आप उस पेन को ज्यादा कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप जब कंसंट्रेशन डेवलप करवाएंगे लाशों की, जो पेन पहले हल्का फील हो रहा होगा वो कंसंट्रेशन डेवलप होने की वजह से और ज्यादा फील हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इसके रिस्क फैक्टर डिपेंड ऑन कि आप कौन कौन से डिसऑर्डर्स पे हिप्नोथेरेपी को यूज नहीं कर सकते या कौन कौन से फिजिकल प्रॉब्लम है जिनमें आपको ये यूज नहीं कर सकते। तो ये चीजें तो बहुत अहम है, बहुत अहम है। और
इनको नजरअंदाज करना या इनको न समझना या इनको इग्नोर कर देना, बेसिकली ऐसे शख्स हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं होता। वो शब्दबाज हो सकता है, वक्ती तौर पे वो रिलीफ दे सकता है, रिलैक्सेशन दे सकता है, तो लेकिन वो हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं है। अब आइए काजेज ऑफ डिसऑर्डर्स। 3 काजेज होती हैं डिसऑर्डर्स की। जेनेटिक हो सकता है, इनहेरिटेड में आ रही है, पीछे नस्ल दर नस्ल या पीछे 1-2 नस्ल में आपको कोई डिसऑर्डर आ रहा है। ब्रेन केमिस्ट्री, कोई आपने मेडिसिन खा ली ऐसी, कोई गजा ऐसी खा ली, कोई ऐसी चोट लग गई जिससे की वजह से आपकी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो गई। तीसरी इन्वायरमेंटल फैक्टर। जहां आता है इनहेरिट का मसला, वहां पे हिप्नोथेरेपी यूज होती है एज अ हेल्पिंग टूल, मेन थेरेपी नहीं है। वहां मेन थेरेपी होगी मेडिकेशन, क्योंकि जेनेटिक मसला है, वहां पे जो है मेडिकेशन होगी। हिप्नोथेरेपी बुनियादी तौर पे सेकेंडरी या हेल्पिंग टूल के तौर पे होगी, क्योंकि ये सिर्फ रिलैक्स करेगी। आप अकॉर्डिंगली उसके जो डिसऑर्डर है उसके मुताबिक उसको अगर सजेशन, और सजेशन भी क्योंकि डायरेक्ट नहीं दी जा सकती हिप्नोथेरेपी में, तो आप अगर सजेशन देंगे भी तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उस डिसऑर्डर से जो टेंशन स्ट्रेस वगैरह डेवलप हो चुकी है उसको आप कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरी वजह ब्रेन केमिस्ट्री। ब्रेन केमिस्ट्री में बहुत से प्रॉब्लम डेवलप हो सकते हैं, इवन की एपिलेप्सी भी हो सकती है। अब उन सब डिसऑर्डर्स में जहां ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होगी वहां पे भी ये हेल्पिंग टूल के तौर पे यूज होती है। प्राइमरी में जो थेरेपी होती है वो मेडिकेशन होगी, दवाइयां ही होंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्पिंग के तौर पे इस्तेमाल होगी, और ज्यादा वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी, क्योंकि अगला बंदा उस डिसऑर्डर की वजह से उसके अंदर स्ट्रेस टेंशन डेवलप हो रही है उसको वो रिड्यूस करेगी। लेकिन जहां एनवायरमेंटल फैक्टर आएगा, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से कोई डिसऑर्डर डेवलप हो चुका है, तो वहां हिप्नोथेरेपी एज अ प्राइमरी थेरेपी के तौर पे यूज होती है विद टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब ये है कि आप अगर हिप्नोथेरेपी को यूज करेंगे तो आप डायरेक्ट हिप्नोथेरेपी यूज नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी डिसऑर्डर क्यों नहीं है। और उसका असल जो काज है वो है भी इन्वायरमेंटल फैक्टर। एक बच्चे बच्ची को बचपन में अब्यूज हो गया, तो उसकी उम्र 35 साल हो गई, सेक्सुअल डिसऑर्डर डेवलप हो चुका है, आप उसे डायरेक्ट हिप्नोटाइज करके सजेशन नहीं दे सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आपको डिसऑर्डर की काज समझ नहीं आती, आप उस तक नहीं पहुंचते, तो आपकी जो सजेशंस होंगी वो बेसिकली अफेक्ट करेंगी, लेकिन वो टेम्परेरी होंगी, यानी कि वो प्रॉपर वे पे रिकवरी जो होगी वो मुमकिन नहीं होगी। तो टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं वो बहुत अहम है। दूसरा, आप हिस्ट्री लेते हो लोग जो साइकोलॉजिस्ट हो, तो आप अमूमी तौर पे देखते हो कि आप स्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू ज्यादा इस्तेमाल करते हो। हिप्नोथेरेपी और साइकोलॉजिस्ट वाले जो हैं वो बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पे जाते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है कि जिसमें उन्होंने कोई बाउंड नहीं होते, जो फॉर्मेट क्वेश्चनिंग का होता है उसी पे, क्योंकि उन्होंने पास्ट में जाना होता है और डेप्थ में जाना होता है। और हिप्नोथेरेपी में एक काम जो होता है जो बहुत ज्यादा हम अवॉइड करते हैं, या हमें कहा जाता है कि हम मुमकिन हद तक इससे दूर रहा जाए, वो होता है एज रिग्रेशन। यानी अगर एक बंदा आपके पास 35 साल का बैठा है और आपने पूरा जोर लगा लिया उसके पास गाल के, और आपको ये समझ आ रही कि इसके बचपन में कोई इंसिडेंट पेश आया था जो अब इसके लिए डिसऑर्डर का बायस बन चुका है, तो उसमें फिर एज रिग्रेशन करवाई जाती है। बच्चे को, उस बंदे को स्टेप वाइज उसकी ज़हनी उम्र जो होती है उसको कम किया जाता है। 5 यानी कि 35 साल का है, आप उसको 30 साल में लेके जाएंगे जहनी तौर पे, 25 साल में, ये करते करते उसको आप जो है वो पीछे लेके जाएंगे। तो एज रिग्रेशन में जो है वो जो हिस्ट्री होती है उसके बचपन की वो बहुत जरूरी होती है। ये तो वो टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपने बचपना खंगालना है। और ज्यादातर डिसऑर्डर जो होते हैं उनका ताल्लुक वास्ता आपके बचपन के प्रॉब्लम के साथ ही होता है। बचपन के कोई ट्रॉमास होते हैं या कोई ऐसी चीजें हो चुकी होती हैं जो आगे जाके डिसऑर्डर की शक्ल में सामने आ जाती हैं। लेकिन एक डिसऑर्डर वो भी होते हैं जो रिसेंटली किसी मसले की वजह से नियर पास्ट में आपके साथ पेश आए हैं, तो वहां पे जो हिस्ट्री होती है वो इतनी डेप्थ में जरूरत नहीं होती, और वहां पे आप हिप्नोथेरेपी को बुनियादी तौर पे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सजेशन देने का तरीका दोनों में डिफरेंट है। जिनका ताल्लुक पास्ट के साथ है वहां सजेशन बिल्कुल किसी और तरीके से दी जाती हैं, और जो रिसेंटली पास्ट है उसमें कोई मामला पेश आ गया तो वहां सजेशन देने का तरीका डिफरेंट होता है। देयर आर टाइप ऑफ सजेशंस, बहुत सी टाइप्स हैं सजेशंस की, वो हम जब डिटेल में पढ़ते होते हैं तो फिर वो काफी लंबा काम है। टाइप ऑफ सजेशंस होता है, वो इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं डिसऑर्डर्स को। और क्योंकि मेरा ताल्लुक वास्ता जो है 70-80% केसेस से उनसे रहा है जिनका पास्ट में कोई प्रॉब्लम था और जिसकी वजह से जो है वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुआ। तो ये दो किस्म के जो होते हैं वो डिसऑर्डर होते हैं, टाइप्स होती हैं, दोनों में हिप्नोथेरेपी की सजेशन है उनका तरीका चेंज हो जाता है। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो हिप्नोथेरेपिस्ट होता है उसकी एबिलिटी या सलाहियत ये है कि वो सजेशन देता है और वो अगले बंदे को ट्रांस में लेके जाता है, लेकिन जो ट्रांस में जाने की एलियत होती है वो क्लाइंट की अपनी होती है, जिसको कहते हैं सजेशबिलिटी। क्यों की होती है, जिसको आप अपनी जबान में सजेसिबिलिटी कहते हैं, सजेस्ट है, उसमें भी आपकी जो मीडियम और डीप ट्रांस जो होता है वो ज्यादा अफेक्टिव होता है। लेकिन साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं, सॉरी इश्यूज नहीं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें बेसिकली
लाइट और मीडियम ट्रांस को प्रेफर किया जाता है। तो ये तो है इसका एक वो तकसीम। अब ये बेनिफिट कितने हैं इसके, देखिए हिप्नोथेरेपी के बेनिफिट्स दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। एक बेनिफिट्स तो वो है जो साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से हैं, नॉट डिसऑर्डर्स की वजह से। इश्यूज एंड डिसऑर्डर में बहुत फर्क होता है और सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता होगा, उसमें रिपीट नहीं करूंगा। इश्यूज में, साइकोलॉजिकल इश्यूज में तो आपने क्या करना होता है, आपने अगले बंदे को खाली रिलैक्स करना होता है, स्ट्रेस का खत्म करना होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में और डेली जो टेंशन होती है उसको खत्म करने में हिप्नोथेरेपी से ज्यादा बेस्ट कोई तरीका दुनिया में मौजूद नहीं है। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मानती है कि हिप्नोथेरेपी से ज्यादा बेहतर और इफेक्टिव चीज दुनिया में नहीं है कि जो आपकी डेली टेंशन को और आपकी स्ट्रेस को खत्म करती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिप्नोथेरेपी की। दूसरा, आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो कंसंट्रेशन होती है वो किसी, यानी कि एक चीज पे आपकी कंसंट्रेशन आप ठहराना चाहते हैं, मतलब स्टडी हो गई या अपनी जॉब में या जो कुछ भी होता है, उसमें हिप्नोथेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपकी मेमोरी का प्रॉब्लम है, वो आपकी स्लीप प्रॉब्लम, बशर्ते कि स्लीप जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली किसी डिसऑर्डर की वजह से नहीं है, किसी डिसऑर्डर की वजह से, मतलब डिप्रेशन में नींद खत्म हो जाती है, तो वहां आप हिप्नोथेरेपी नींद को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि डिप्रेशन मौजूद है। तो पहले डिप्रेशन का इलाज करें, नींद खुद ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से एंग्जाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें नींद खत्म हो जाती है, उसमें ख्वाब ऐसे आते हैं कि बंदा एक दफा आता है कि खौफ ज्यादा हो जाता है, ख्वाब, उन ख्वाबों के खौफ की वजह से नींद नहीं आती, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपकी आदतें ऐसी बन चुकी हैं कि रात को लेट जागना, कॉफी बहुत ज्यादा पीना, देर देर तक, आजकल तो अलहमदुल्ला मोबाइल का जमाना है, तो आपको सारी सारी रात बैठ के मोबाइल देखना और उसकी वजह से नींद की रूटीन डिस्टर्ब होना, तो हिप्नोथेरेपी इज द बेस्ट वे। सेल्फ हिप्नोसिस इसीलिए सिखाया जाता है कि इन प्रॉब्लम को आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स तो बेशुमार हैं। अगर इस रेफरेंस से इफेक्टिव है ये हिप्नोथेरेपी, बहुत इफेक्टिव है एंग्जाइटी एंड एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, बशर्ते कि आपको एंग्जाइटी की काजेस का और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो काजेस हैं उनका आइडिया हो चुका हो, पता लग चुका हो, और उसके बाद आप उसके लाशऊर की जो डेप्थ में जो चीजें नेगेटिव डेवलप हो चुकी हैं उसका आपको पता चला हो चुका हो, और आप वो जो सजेशन देते हैं अकॉर्डिंगली काजेस के, उनका आपको आइडिया तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदा अंधेरे से डरता है, आप उसे सजेशन दें आज के बाद तुम अंधेरे से नहीं डरोगे, इंतहाई नॉनसेंस किस्म की सजेशन होगी। क्यों? आपने वो लफ्ज लाशूर को सुनाया है जिससे वो पहले खौफजदा है, इसलिए ये सजेशन अफेक्ट नहीं करेगी, और अगर करेगी भी तो बहुत टेम्परेरी तौर पे। इसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होगी लाशूर के अंदर, और वो रेजिस्टेंस बहुत विजिबल होती है मीडियम ट्रांस में। लाइट ट्रांस में भी होती है लेकिन मीडियम ट्रांस को बंदा बोल नहीं सकता, आंख नहीं खोल सकता, तो बॉडी खुद रिस्पॉन्स देना शुरू करती है। तो रेजिस्टेंस इटसेल्फ हिप्नोथेरेपी में जो डिसऑर्डर्स बहुत डेप्थ में होते हैं उनका उनकी अपीयरेंस हो जाती है बॉडी में, जो उसके नॉन वर्बल क्यूज होते हैं जिनको हम अपनी जबान में कहते हैं वो सामने आते हैं। तो बहुत इफेक्टिव है डिसऑर्डर्स की सूरत में, एंग्जाइटी एंड एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर की सूरत में, बशर्ते कि आपको प्रॉपर वे पे काज का पता चल चुका हो और उसके अकॉर्डिंगली आपको सजेशंस पता हो कि क्या क्या दी जाती हैं। ये जो तकसीम है जो मैंने अभी की है, बेसिकली डिसऑर्डर से रिलेटेड, आपको पता है डिसऑर्डर जो होते हैं उनकी जो है वो एक माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, और एक उसकी चौथी किस्म भी होती है जो अमूमी तौर पे नहीं पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती, जिसमें बंदा बिल्कुल ही फारिग हो जाता है। फारिग मींस पागल नहीं होता लेकिन उसका रियलिटी से टोटली रिश्ता टूट जाता है, वगैरह वगैरह। जहां तक माइल्ड किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं, और वो होते भी बेसिकली अमूमी तौर पे वो होंगे जो ज्यादा जिनका ताल्लुक नियर पास से होगा। मैंने पहले भी कहा कि नियर पास के साथ जिनका होता है ताल्लुक वास्ता, उसमें सजेशन देने का बहुत ज्यादा तरीका होता है, ठीक है, कुछ होता है। लेकिन बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि पास के मामला होते हैं, बंदे की उम्र 25-30 साल हो चुकी है, कोई चीज ट्रिगर कर गई है और डिसऑर्डर जो है वो भी माइल्ड लेवल पे है, तो याद रखिए उस सूरत में उसको सजेशन देने का जो तरीकाकार होगा, वो बुनियादी तौर पे दूसरा जो मैंने कहा कि नियर पास वाला है वो आपसे नहीं हो सकता, आपको पहले तरीके पे रहना पड़ेगा। तो इस हिप्नोथेरेपी में दो चीजें बहुत अहम है, बहुत अहम चीजें हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। एक सजेशन, कौन सी सजेशन कहाँ पे देनी है। दूसरा, काजेस का पता लगना। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, काजेस का पता लगना और उसके अकॉर्डिंगली सजेशन देना। इस हिप्नोथेरेपी में होता क्या है आखिर, कैसे बंदा जो है वो उसका चला जाता है, उसको आसपास के माहौल से बेखबर हो जाता है, ये है सारा ब्रेन वेव्स का खेल। आपको पता है 4 ब्रेन वेव्स हैं, अल्फा बीटा थीटा गामा, ये 4, वैसे तो 6 हैं, 2 और भी दरियाफ्त हो चुकी हैं लेकिन 4 मेन है। और जो बीटा है उसका मतलब आपकी एंग्जाइटी के साथ है, उसकी फ्रिक्वेंसी जितनी हाई होगी आप उतने ज्यादा ही एंग्जाइटी में होंगे, टेंशन में होंगे, उतने ज्यादा अलर्ट होंगे, वगैरह वगैरह। और जितनी रिड्यूस होती जाएगी उतना ही ज्यादा आप रिलैक्स होते जाएंगे। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड वो है जो रिलैक्सेशन की स्टेट ऑफ माइंड है। तो जैसे ही आप किसी बंदे को सोफे पे बिठाते हैं, लेटाते हैं या कुर्सी पे आराम से बिठाते हैं और सजेशन देना शुरू करते हैं, आपका जिस्म ढीला हो रहा है, सुकून हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो बीटा स्टेट ऑफ माइंड से आप उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लेके आ रहे होते हैं।
और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जब वो 8 की फ्रिक्वेंसी पे बंदा या बंदी पहुंचती है, जो वो फ्रिक्वेंसी है कि जहां पे बुनियादी तौर पे बंदा ट्रांस में होता है। और ट्रांस मींस वो स्टेट ऑफ माइंड कि जो जिसमें क्लाइंट बेसिकली कंसंट्रेशन इस हाई लेवल पे होती है कि जहां पे सॉफ्टेस्ट की जो सजेशंस होती हैं या जो उसकी आवाज होती है उस पर कंसंट्रेशन होती है। सो 8 की फ्रिक्वेंसी पे लाशोर बेसिकली आपकी सजेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। तो ये सारा बेसिकली जो है वो किसका चक्कर है? ये चक्कर है आपकी ब्रेन वेव्स की फ्रिक्वेंसी का। तो ब्रेन वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है जब अल्फा पे पहुंचती है तो आप दूसरे लफ्जों में ट्रांस में होते हैं। और ये ब्रेन वेव्स फ्रिक्वेंसी खाली हिप्नोसिस में नहीं, हम मेडिटेशन में भी इसके बारे में यही कहते हैं कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जो है वो होती है। लेकिन मेडिटेशन में जो है वो बेसिकली जो तीसरी ब्रेन वेव्स है, अगर मुराकबा ज्यादा डेप्थ में चला जाए तो वो बंदा उसमें भी निकल जाता है वगैरह वगैरह। तो ये है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी एक बहुत जबरदस्त मेथड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स जो कि बाई बॉर्न ना हो, मतलब किसी की आंखें बाई बॉर्न अंधा है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसने मोबाइल इस्तेमाल करके घाटा गोल किया तो आप हिप्नोसिस उसकी नजर को इंप्रूव कर सकते हैं। हैबिट्स, वेट लूज, एडिक्शन, रिलैक्सेशन के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए, इन सब चीजों के लिए एक बेस्ट मेथड जो है हमारे पास वो बेसिकली हिप्नोथेरेपी है। और इस हिप्नोथेरेपी से हम इंसानों को या क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं।